रिटायरमेंट एंड डेथ। बेटा हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट डेथ। जिस तरह से हमने पुराने टॉपिक किए काफी चीजें उससे मिलती जुलती है, बट एक समरी दे रहा हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग में चेंज आ गया, जो हम काम कर रहे थे उसमें बदल आ गई। जब भी कोई चेंज इन पीएसआर होती है, यानी चैप्टर नंबर 3, पीएसआर में क्या होता है, पार्टनर्स का आपस में रेशियो चेंज हो गया, कोई एग्रीमेंट चेंज हो गया। एडमिशन चैप्टर नंबर 4, इसमें क्या होता है, कोई नया पार्टनर आ गया बिजनेस में। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, कोई पार्टनर बिजनेस में से चला गया, बिजनेस छोड़ के चला गया, मिलकर आपस में कर लिया कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस कर लिया कि अभी बिजनेस छोड़ देगा, रिटायरमेंट एज आ गई, कोई पर्सन शिफ्ट हो रहा है दूसरी सिटी, तो उसने कोई और बिजनेस कर लिया, जॉब कर ली। और डेथ, इसको कहते हैं वॉलंटरी, मर्जी से, ठीक है, ये अपनी मर्जी से हम बिजनेस छोड़ के जाते हैं। और डेथ ये भगवान की मर्जी से, ठीक है ना। डेथ इज अनसर्टेन। तो अब हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं जिसमें हम रिटायरमेंट के डेथ वाले एरिया को टच करेंगे, ठीक है। जब किसी की डेथ होती है या जब कोई रिटायर होकर जाता है, जब कोई पार्टनर नया आता है बिजनेस में, तो उससे पैसे मांगे जाते हैं कि तुम पैसे दो, तुम बिजनेस का पार्ट बनने वाले हो। किस चीज के पैसे दो, कैपिटल के पैसे दो और गुडविल के पैसे दो, ठीक है। अगर कोई रिजर्व एडजस्ट करना तो वो भी गेन सैक्रिफाइस करवाया जाता है उससे, ठीक है। अब जब कोई पार्टनर बिजनेस में से बाहर जाएगा, वापस जाएगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, या वो पार्टनर क्या कहेगा, या उसका लीगल हायर कौन होता है। अगर डेथ होगी तो उसके पैसे किसको दिए जाएंगे, लीगल हायर, लीगली जो उसके एसेट्स और लायबिलिटी, उसके प्रॉपर्टी के लिए हकदार है। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस, ठीक है, या बच्चे या ग्रैंड किड्स, ठीक है ना, उसको लीगल हायर करते हैं। या किसी ने विल लिख दी कि मेरी डेथ के बाद मेरे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए ये पर्सन रिस्पांसिबल है, तो वी नीड टू गो थ्रू दैट, ठीक है। तो लीगल हायर कौन है, हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन तो चला गया, वो तो ऊपर से पैसे लेने आएगा नहीं, ठीक है। तो उस लीगल हायर को पैसे देने के, यहाँ पे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था 27 कौन सा बनाया था, लोन अकाउंट। जब एक पार्टनर बिजनेस में चला गया, लेट्स से ए बी सी, बी चला गया, रिटायर हो गया, तो अब बिजनेस में जो ऑपरेशंस चल रहे थे, अगर हम बी को एकदम से पैसा निकाल के दे देंगे तो बिजनेस फॉल हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। अब एसेट बेच के तो उसको पैसे दे नहीं सकते। दैट्स व्हाई द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू बी, उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हम उसके साथ किस्तें कर लेंगे कि भाई ऐसे भी आपने देखा 60,000 रुपए देने थे, हमने 20,000 रुपए दिए 3 साल में, इससे बिजनेस को भी दिक्कत नहीं होगी और उस पार्टनर को उसके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल गया। तो एक ये रिटायरमेंट एग्रीमेंट होता है कि जाते वक्त पैसे कैसे देते हैं। बट अगर डेथ होगी तो लीगल हायर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, उस अकाउंट को क्या नाम देंगे, एग्जीक्यूटर। क्या नाम देंगे, तो Z लोन अकाउंट, B लोन अकाउंट, B एग्जीक्यूटिव अकाउंट एक तरह से ही बनते हैं। फर्क क्या है, रिटायरमेंट के केस में उसी को देना है तो B लोन, डेथ के केस में उसकी जगह किसी और को देना है तो वो क्या बन जाएगा, एग्जीक्यूटिव। अब एक चीज और समझने वाली है, रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट से पहले ईयर एंड हुआ होगा 31 मार्च को 2024 है, जैसे रिटायरमेंट से पहले कोई साल खत्म हुआ होगा, उस साल खत्म होने में, ठीक है, जो भी हमारे बैलेंसेस होंगे, उस साल खत्म होने में जो भी हमारे बैलेंसेस होंगे, अब रिटायरमेंट तो फिर भी आप डिसाइड कर सकते हो, यार चल तो ऐसे कर ये रेंट में रिटायर हो जाए, पर डेथ के केस में तो डेट भी नहीं ना आप फिक्स कर सकते कब डेथ होनी है। कल भी हमने डिस्कस किया था, किसी को कहते हैं रुक जा मर मत 31 मार्च रहने दे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो रिटायरमेंट डेट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 को हमारी अगली बैलेंस शीट बननी है, 31 मार्च 24 को पुरानी बैलेंस शीट बनी, इसको कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर। क्या कहते हैं इसको, तो जो ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट होती है तो बंदे की 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3.5 महीने बाद, 6.5 महीने बाद, जितने इंटरिम पीरियड कहा जाएगा उसको, इस पीरियड को क्या कहा जाएगा, इंटरिम पीरियड। उस इंटरिम पीरियड में कितना, ध्यान से समझना ना, उस इंटरिम पीरियड में कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे चार्ज करने हैं। अब यहां तक का हिसाब है हमारे पास, हमने इस टाइम पीरियड का हिसाब रखा, उसको क्या क्या देना हो सकता है, उसकी कैपिटल का शेयर, उसकी गुडविल का शेयर, उसके रिजर्व्स का शेयर। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में करते क्या थे हम, ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं, इसमें हम क्या क्या करते थे, रेशियो निकालते थे
किलिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद क्या करते थे हम? गुडविल करते थे। गुडविल के बाद क्या करेंगे? रिजर्व्स करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे और एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, ये 5 चीजें करनी है। इनके अलावा 2 चीजें और आएंगी। हमने उसके डेथ वाले दिन तक का इंटायरिंग पीरियड में क्या क्या करना है वो 2 नई चीजें मैंने यहां सिखानी है। एक उसका शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने उसने काम किया तो उसका प्रॉफिट की हिस्सेदारी देनी है उसको कि नहीं देनी? नॉर्मली प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? तो वैसे तो प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट होना है। अब एबीसी का बिजनेस है मान लो, यहाँ पे बिजनेस समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। अब यहाँ पे बी रिटायर हो गया या डेथ होगी तो यहाँ इसके यहाँ पे बिजनेस में तीनों पार्टनर थे, यहाँ पे कौन रह गए? ए बी। तो 31 मार्च को जो प्रॉफिट निकलेगा वो किसको दिया जाएगा? तो सी का इतने ए और सी ए सी। तो जो बी का इस टाइम पीरियड में प्रॉफिट था वो किसको मिलेगा? ए बी सी तीनों को। बेटा यहाँ पे जैसे अप्रैल शुरू हुई, लेट्स से इसको डेट दे देते हैं 31 जुलाई। 4 महीने 31 जुलाई को पार्टनर की डेथ हुई है और रिटायर हुआ, तो 4 महीने का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? तीनों को। तो बाकी के 8 महीनों का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बी और सी। तो ये 4 महीने का जो प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए एक हम P&L सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? P&L। उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखना। ठीक है, उसमें प्रॉफिट मेथड, सेल्स मेथड, 2 मेथड दोनों चैप्टर्स में यूज होंगे। दूसरा, एनी इंटरेस्ट फॉर लोन अकाउंट। अब यहाँ पे उसका बैलेंस बन गया, उसके बाद जितनी देर तक उसको पेमेंट नहीं देंगे उसके लिए उसका लोन बन जाएगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिटायरमेंट होगी तो इंटरेस्ट उसी पार्टनर को मिलेगा। पर अब एक चीज और समझो, इस दिन तक वो किस कैपेसिटी में था बिजनेस में? एज अ पार्टनर। लेकिन इस दिन के बाद वो यहाँ पे किस कैपेसिटी में हो गया? एज अ क्रेडिटर, एज अ लेंडर। अब उसने अपने पैसे कैपिटल के बिजनेस को उधार पे दे दिए, बिजनेस उसके बदले में उसको क्या देगा? इंटरेस्ट। लास्ट ईयर 6 नंबर का क्वेश्चन आया बोर्ड के पेपर में कि आपको बैलेंस शीट दी है, एडजस्टमेंट दी है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर एंड प्रिपेयर एग्जीक्यूटर। एक कैपिटल अकाउंट बनाना था, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था। ठीक हो गया फिर? 6 नंबर का आया, 4 नंबर का तो मिनिमम आना ही आना है। लास्ट 4-5 सालों से क्वेश्चन आ रहा है किसी, अब पिछले साल बाई चांस 6 नंबर का आ गया, पर 4 नंबर का तो फॉर श्योर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर नाउ। अब इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? ठीक है, लिख लो। चैप्टर नंबर 5, थोड़ा सा मैंने तरीका अपना चेंज किया है, मैं रिवीजन करवाता हूँ या पेपर की तैयारी करता हूँ, टॉपिक वाइज तैयारी करवाता हूँ, साथ में क्वेश्चन लिखवाता हूँ इस टॉपिक के ये क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में चैप्टर नहीं आएगा। पेपर में जब वो पेपर एग्जामिनर बनाता है तो वो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करता है ये एग्जामिनर के माइंड में होता है। ठीक है ना, कंसीडरिंग कि उस चैप्टर से मैक्सिमम उतने मार्क्स का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 39 तक। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर जो इस साल की बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 53 से लेकर 57 तक। ठीक है, तो पहले हम ये टॉपिक्स करेंगे अगले 1-2 दिन। साथ साथ एडजस्टमेंट कैपिटल चल रहा है आपका, थर्ड का फिनिश हो गया, अब हम फोर्थ का करेंगे, फिर फिफ्थ का। ठीक है, तो ये टॉपिक पहले हम करेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लें आज। ठीक है, चलो निकालो क्वेश्चन नंबर 37 करवाया सर मैंने आपको, तो 37 करवा दिए, तो 36 आपका होमवर्क है। ठीक है, 36 इज योर होमवर्क। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 एज कर दो। ठीक है, 38 और 9 कल करेंगे, 37 करवा दिए, 36 कराना, 53 और 4 में से एक करवा देता हूँ, एक हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53